जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज से दोस्तों एक और नए सब्जेक्ट का आगाज हो चुका है। वो है दोस्तों आपका आधुनिक भारतीय इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री को आज की इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं दो टॉपिक को। पहली टॉपिक आपकी होगी दोस्तों भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन। यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। अगली जो टॉपिक होगी दोस्तों वो आपका होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। दोनों टॉपिक को महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट करते हुए दोस्तों और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। जो दोस्तों यूपीजीएससी एलटी एग्जाम जो एग्जाम ऑलरेडी मेंशन हो चुका है 17 जनवरी 2026 को नए सत्र में पेपर होने हैं, तो आप लोग कमर कस लीजिए। आइए शानदार तरीके से एएस के टीचिंग टेम्पल से जुड़कर शानदार तरीके से कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे एलटी की। चलिए आइए देखते हैं पहला तथ्य बनता क्या है। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। दोस्तों आज का यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए समझते हैं पहला तथ्य बनता क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं पहला बनता क्या है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है। देखिए यहाँ से भी क्रम से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग जरूर अच्छे से बताएंगे क्रम कैसे है। पुर्तगीज पहले आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। एक बार पुनः देख लीजिए कौन कौन से आए हैं। पहले पुर्तगीज, फिर डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। आप लोग कमेंट में बताएंगे सबसे पहले कौन आया और सबसे लास्ट में कौन आया, तो जरूर कमेंट में बॉक्स में बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हम एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों इतने शानदार तरीके से आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं ताकि ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही लेके आते हैं ताकि कम पढ़ें, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाए। आप लोग लेक्चर 2 से 3 बार अटेंड जरूर करिए, उसके बाद पीडीएफ लेकर इससे अच्छे से रिवीजन कर लिया करिए और कंप्लीट करने सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने के बाद दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट तो चली रही है और रिवीजन भी कराएंगे। तो आप लोग एएस के टीचिंग टेम्पल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरीके के महत्वपूर्ण कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य होगा, इसे स्टार कर लेंगे। जो मैं चीज़ें आपको बताता चल रहा हूँ उस पर आप लोग फॉलो करिए, उतना ही अगर आप लोग करते हैं तो अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत कब किया? बीजापुर से किया था। डचों ने भारत में प्रथम कारखाना कहाँ खोला था? देखिए ये फैक्ट पूछा गया मछलीपट्टनम में। चलिए भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? अल्फांसो, जिसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क कहते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग एज इट तैयार कर लीजिए। चलिए भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस डी अल्मीडा था। ये भी तथ्य पूछा गया है। 1498 में 1498 या 1500 ईस्वी, 1501, 1502 में से पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ यानी व्यापार का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1498 में। और यह सन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण है कमेंट में। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों। 1498 ईस्वी में कालीकट में वास्को डिगामा के साथ उतरने वाले गुजराती पायलट का नाम क्या था? तो इस तरीके के प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब्दुल मजीद पायलट का नाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यही पहले नारा था, लेकिन व्यापार करने के बाद इनका शासन पे भी अधिकार करने लगे। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। कैब्रल, फ्रांसिस मार्टिन डुप्ले, हेनरी में से पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। और चंद्रनगर थी एक फ्रांसीसी या एक फ्रेंच कॉलोनी थी। कौन? चंद्रनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी। और पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। तो चंडीगढ़, कोलकाता, इस तरीके से इनकी स्थापना किसने की थी? ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी तथ्यों पर हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज की इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और आज का यह लेक्चर जैसी एलटी एग्जाम के लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है ही। और जो मित्र पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट कराएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। और ऑलरेडी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है और अगला लेक्चर आने वाला है दोस्तों उसमें वैदिक सभ्यता से। तो आप लोग तुरंत अटेंड करिए क्लास और लेक्चर को जरूर देखिए। मैं आप लोग को दोस्तों रिकमेंड कर रहा हूँ एक बार आप लोग एएस के टीचिंग टेम्पल को जरूर विजिट करें। चलिए आइए अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं हम लोग। फिर आपके सामने तथ्य अगला है 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा का विवाह हुआ था किससे? ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। सभी दोस्तों पता होगा। भारत में गोथिक स्थापत्य कला, तो इसे स्टार कर लेंगे। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में गोथिक कला का जो आगमन हुआ था तो किसके द्वारा हुआ था? ये पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था, तो इसे स्टार कर लेंगे। एज प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल है। अगला तथ्य बनेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस चार्टर एक्ट के थ्रू आया था? तो 1813 में, यानी 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार आया था। ये तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप एग्जाम से परिचित होंगे तो आपको ये तथ्य अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मद्रास, मछलीपट्टनम, सूरत, हुगली में से वह स्थान जहां भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी थी, तो मद्रास में थी। कहाँ पे? मद्रास में। पहली पूछा है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने 1639 में 1639 में चंद्रगिरी शासक से मद्रास पट्टे पर लिया था। कौन सा? फ्रांसिस डे था। पट्टे पे लिया था किसको? मद्रास को। 1613 ईस्वी में फरमान जारी करके या कर अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? ये जहांगीर ने दिया था। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिएगा। लगातार ये लेक्चर अब चलता रहेगा, आप लोग इससे जुड़ते रहिए। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे JICLT की शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। मद्रास, कालीकट, हुगली, सूरत में से वह स्थान जहां अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री बनाई थी, तो वो सूरत है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। दोस्तों ये आपके सामने फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, तो इसे स्टार कर लेंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल है। रॉबर्ट ओरम या ओर्म ने की थी, क्योंकि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? कंपनी का महाधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? तो अल्वारेज कैब्राल था, द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात कौन था? पुर्तगाल का राजकुमार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास का ये चैप्टर है। 2 टॉपिक को हम लोग आज की इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ, स्टार्टिंग में ही भारत में विदेशी व्यापारियों का आगमन है। और जो अगली टॉपिक होने वाली है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों की। और यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं एग्जामों में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के साथ व्यापार करने के लिए जिसके संरक्षण में की गई थी? तो लुई 14वां के। कर्नाटक युद्ध हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये युद्ध है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा आज की सेशन का। चलिए अगला तथ्य बनेगा क्या? अगला तथ्य दोस्तों आपका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ था ए ला सापल की संधि या एक्स ला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। सेंट थोमे के जो युद्ध हुआ था, कर्नाटक के नवाब को पराजित किया था किसने? तो पैराडाइज ने किया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1746 से 48, यानी 1746 से 48। बहुत ही महत्वपूर्ण सन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कूट बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो स्टार करके रखिए, समझते हुए चलेंगे। वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था कब? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, इसे भी आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे। मैं जो प्रश्न पूछता हूं दोस्तों, वो प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग अगर कमेंट में बताते चलेंगे तो आपका रिविजन होता रहेगा और आपको चीज़ें तैयार होती चलेंगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको। वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों 1760 में। और मुंबई का संस्थापक माना जाता है गेराल्ड ओंगियार को। स्टार कर लीजिए। अब आपको चंडीगढ़ और कोलकाता की किसने किया था, आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। मुंबई का संस्थापक माना जाता है गेराल्ड ओंगियार को, और चंडीगढ़ किसे कहा है, कोलकाता किसे, तो आप लोग मेंशन करिए। गेराल्ड ओंगियार ने मुंबई को अपने अधिकार में लिया था, कब लिया था? 1665 ईस्वी में। हुगली, मछलीपट्टनम, कराईकल तथा बालासोर में से डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था। कहाँ नहीं था? हुगली में नहीं था। डच मूल निवासी थे नीदरलैंड यानी हॉलैंड के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों यहाँ पे आपका अगला तथ्य ये आपके सामने तथ्य दोस्तों आपका कोचीन, सूरत, सईदाबाद तथा पुलिकट में से डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? तो पुलिकट में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1803 में। इंपॉर्टेंट है, जितने भी संधि हुई दोस्तों प्रश्न यहाँ से बनता है कूट में। इतिहास में आपको पता ही होगा, 12 अक्टूबर वाला पेपर आप लोगों ने देखा होगा, यूपीपीसीएस और आरओ का जो एग्जाम हुआ था वहाँ से। आप लोग उस पैटर्न से सीख ले लीजिए और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहिए। और मैं उसी पैटर्न यूपीपीएससी पैटर्न के तरह ही दोस्तों सभी चीज़ों को सॉल्व कराता चल रहा हूँ। जैसा कि आप लोग आज वाली जो क्लास गई थी जीएस 30 नंबर के लिए, जो प्रश्नों की श्रृंखला थी, आप लोग उसे जरूर अटेंड करिए। जितने भी यूपीपीएससी वाले प्रश्न थे दोस्तों सभी को कराया जा रहा है उसमें, लगभग सभी टॉपिक को, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आपका मेडावल हिस्ट्री, सभी से 150 प्लस प्रश्नों को कराया जाएगा। टॉप 150 प्रश्न अगर आप लोग उतना अच्छे से कर लिए तो प्रश्न वहाँ से आपको मिलने की संभावना प्रबल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में। किसके बीच हुई थी? किसके बीच? सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये याद करके रखिएगा किनके बीच हुई है, सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई है। कब? 1803 ईस्वी में। चलिए अगला तथ्य बनेगा यहाँ पे
अगला तथ्य है फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी स्थापित हुई थी। कहाँ पे? सूरत में। कालीकट, भरूच, कोचीन एवं माहे में से पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना कहाँ नहीं था? तो भरूच में नहीं था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला तथ्य देखते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। दूसरी टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। जो भी तथ्य थे उस वाले चैप्टर से, यानी व्यापारियों का आगमन से, हमने उसे कंप्लीट किया। अभी जस्ट दोस्तों इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दोनों टॉपिकों से मॉडर्न इतिहास में, हम लोग कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा पहले हम लोग आइए देख लेते हैं कितने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से जो भी तथ्य बनते हैं इसको भी कवर कर लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। अगला तथ्य देखते हैं। आप लोग अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट रहा दोस्तों, बहुत ही जल्द दोस्तों इस चैनल के थ्रू बहुत ही जल्द आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगी। आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। अभी कथन ए, पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की। कारण है पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मांगों पर नियंत्रण करना था। क्या दोनों कथन सही हैं? तो ए आर दोनों सही हैं। आर्य की व्याख्या भी करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा। कथन ये भी वही प्रश्न है। लगभग 1715 में बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग की प्राथमिकता दी। तो तर्क है क्या? वे निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। तो ये भी सही है और व्याख्या भी करता है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इनको आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा। ऐसे प्रश्न पूछ कर बजाया जा सकता है। ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न पूछा गया है। ब्लू वाटर पॉलिसी, जब आप लोग अभी हम लोग इसे कंप्लीट करने के बाद जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है इसे कंप्लीट करने के बाद दोनों टॉपिक को जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क और अल्फांसो डी सूजक से संबंध है। में से संबंध है किससे? तो यह फ्रांसिस डी अल्मीडा से संबंध है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। जिसे शांत जल की नीति कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये होता है बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया। प्लासी के युद्ध का, जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में, ये किसका पूर्ण किया था? तो प्लासी की युद्ध जो 1757 में लड़ा गया था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखते हैं क्या बनता है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आप लोग जरूर सपोर्ट करते हैं दोस्तों। जो यूट्यूब का यानी YT का जो क्राइटेरिया है दोस्तों 1000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, इसे आप लोग के सहयोग से दोस्तों जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग का साथ रहा तो दोस्तों जल्दी, बहुत ही जल्द हम लोग इस चीज़ को जो ये टारगेट है कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से ASK टीचिंग टेम्पल के द्वारा चल रही हैं। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए ASK टीचिंग टेम्पल से जुड़कर। और आज के इस सेशन को लाइक शेयर कर दिया करिए ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़कर कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर सकें। कमेंट बिल्कुल करिएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा। और कोई भी प्रश्न हो दोस्तों आप बेझिझक पूछा करिए, मैं उसका आंसर स्वयं दूंगा। और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं इस चैनल को तो आप लोग दे सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जो तथ्य आने वाले हैं दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा गौर से आप लोग यहाँ से क्लास को अटेंड करिए। मैं बताता चल रहा हूँ, उससे आप फॉलो करते चलिए। क्लाइव बंगाल वापिस गवर्नर के रूप में कब लौटा था? 1765 में लौटा था। आप समझते हुए चलेंगे अच्छे से। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी दोस्तों? बहुत पूछा है, 1765 में हुई थी। कूट मिलाने के लिए संधियों से प्रश्न बन ही जाते हैं। आप लोग पीसीएस का पेपर दिए होंगे तो भली बातें जान रहे होंगे। वह जिसने कलकत्ता अभियान के दौरान कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर कब्जा किया तथा 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तो सिराजुद्दौला था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा यहाँ से। आइए अगला देखते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा दोस्तों? बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी था कौन? एलिस था। एंड बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ये पूछा गया दोस्तों। स्टार कर लेंगे, वेंसीस्टार्ट था। कौन सा? वेंसीस्टार्ट। मैं एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों सारी चीज़ों को बताने में सफल हूँ कि आप लोग उस चीज़ को जरूर फॉलो करिए तो आसानी से क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एग्जाम हॉल में, सहज महसूस करेंगे। प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था दोस्तों? आलमगीर द्वितीय था। इसे भी आप लोग समझते चलेंगे, पूछा गया है। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते भेजा गया था। किसे? वाटसन को भेजा गया था। देखिए दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं उसको बताता चल रहा हूँ, आप लोग उतना ही फॉलो करिए। यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी वाले जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न बदल रहा है तो उसके हिसाब से मैं बताता चल रहा हूँ। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। प्रश्न देखने को अवश्य एग्जाम में मिलेंगे। इसी तरीके से पैटर्न या इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे एग्जामों में। तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 1756 में।
जो 146 अंग्रेजों को 146 लोगों को एक कमरे में बंद किया गया था, जो एक दिन बाद जब देखा गया तो कितने अंग्रेज बचे थे, मतलब कितने लोग बचे थे, आप लोग बता सकते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, देवगांव की संधि कब की गई थी, 1803 ईस्वी में की गई थी। और इसी संधि को कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, आप लोग बताएंगे कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, आइए अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कमेंट करते रहिए चीज़ें कितनी शानदार तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वह 3 जिले, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वह 3 जिले जिसे सितंबर 1760 ईस्वी को संधि के द्वारा मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। तो बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, ये पूछा गया है। बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव था। और खिजरी जमा इस तरीके से शब्द बनते हैं सभी सब्जेक्ट में, चाहे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री के जो भी लेक्चर हो या जो भी सब्जेक्ट हो, कभी कभी ऐसे जो वर्ड्स होते हैं संबंधित होते हैं किससे, तो पूछे जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, मिल जाएगा क्वेश्चन यहाँ से। खिजरी जमा है दोस्तों एक प्रकार का कर है, क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं हम लोग। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों यहाँ से, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हस्तांतरित या स्थानांतरित की थी कहाँ पे, मुंगेर में, पता होगा। अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, नजमुद्दौला में से वह जो अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय बंगाल का नवाब था उस समय, तो नजमुद्दौला था। तो इस तरीके कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किसके शासनकाल में कौन क्या था। तो क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, वो था वाटसन का। कौन था, वाटसन का। देखिए अगला तथ्य क्या बनेगा, द्वैध शासन से। और द्वैध शासन से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं अगला तथ्य क्या है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही चर्चित प्रश्न है। लियोनल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खां, आसफ खां तथा दुर्गादास में से वह जिसे प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था, मोहम्मद रजा खां को किया गया था। सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था किसे, मीर जाफर को। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो जैसे सिराजुद्दौला हुआ दोस्तों, 1 2 3 और नवाब हैं, जो अलवर्दी खां हुआ, उसी इनसे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप मिर्जाफर जाफर हुआ, इस तरीके से जो भी है। तो अभी आप लोग देखेंगे तथ्य इस वीडियो में, तो आप लोग अच्छे से तैयार करते चलेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आपका अगला तथ्य ये आपके सामने। तथ्य अगला दोस्तों, 1696 ईस्वी, 1756, 1650, 1717 में बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था कब दोस्तों, 1717 में हुआ था। गिरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों, गिरिया का जो युद्ध लड़ा गया था अलवर्दी खां और सरफराज खां के मध्य लड़ा गया था। कभी कभी देखिए ऐसे युद्ध पूछ लिए जाते हैं कूट बनाकर, तो प्रश्न थोड़ा सा मॉडरेट हो जाते हैं, साल नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप निश्चिंत रहिए, जो चीज़ें एकदम ना समझ में आए उसे तो छोड़ना ही बेहतर है दोस्तों। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था, सिराजुद्दौला को हराया था। 18वीं सदी को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग किसने कहा था दोस्तों, जो 18वीं सदी है, खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग किसने कहा था, तो इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने कहा था। देखिए इस प्रकार के कथन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी दोस्तों आपका अलवर्दी खां एक कथन बहुत ही चर्चित है, अलवर्दी खां का, जो एग्जाम में पूछा गया है, तो अभी आप लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बंगाल में 1765 ईस्वी में द्वैध शासन की नींव रखी थी किसने, क्लाइव ने, और जन्मदाता लियोनल कार्टिस को कहा जाता है। दोनों तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि द्वैध शासन का जनक क्लाइव को कहा जाता है, ना, क्लाइव को दोस्तों 1765 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी किसने, क्लाइव ने, और जन्मदाता कार्टिस को कहा जाता है, लियोनल कार्टिस को। 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था कब, 1772 ईस्वी में। कंपनी का प्रत्येक सेवक अपने आप को स्वामी समझता था तथा स्वामी अपने आप को कंपनी का ही रूप समझता था। ऐसा किसने लिखा है, तो मैकाले ने लिखा है। तो ये भी तथ्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने की संभावना प्रबल है। क्यों, क्योंकि ऐसे जो तथ्य बनते हैं थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि आप लोग इसे समझिए अच्छे से, जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ। चलिए, बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहा था किसने, चार्ल्स नेपियर ने कहा था। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे प्रश्न अगर बनते हैं तो आप लोग क्या सॉल्व करने में सहज होंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, बट थोड़ा सा आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट करा रहा हूँ, अच्छे से लेक्चर को आप लोग शेयर कर दीजिए और 2 से 3 बार आप लोग देखिए और इसका PDF लेकर अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आप सभी दोस्तों के लिए। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्वीकार की थी कब? 1765 में। स्टार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। कथन ए, 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को अपने मार्ग से हटा दिया। क्या यह कथन सही है? कारण इसका क्या है? इंग्लिश व्यापारी उच्च कोटि के माल को सस्ती दरों पर बेचते थे। ये गलत है, उच्च दर पे बेचते थे। यहाँ से लेके जाते थे सस्ता खरीदकर, वहाँ पे उच्च बेचते थे। तो मतलब यहाँ पे क्या सही है? ये तो सही है, आर गलत है। वर्ष 1767 और 69 में के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? वेरलेस था। पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल की घटना का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। लो भैया, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। आप लोग कोई भी पीसीएस का पेपर उठा के देख लेंगे, आरओ का पेपर उठा के देख लेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग ये वाला देखिए, यहाँ पे ओहो, यहाँ पे देखिए पेशवाओं का क्रम मैं कह रहा हूँ, ये नहीं दोस्तों। पेशवाओं का जो क्रम है, जैसे बालाजी बाजीराव पेशवा, इस तरीके से अभी देखते हैं, वो भी प्रश्न आएगा ही। अजमेरा का युद्ध, यहाँ पे मैंने प्रश्न ही गलत पढ़ा है क्या? पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल की घटनाओं का क्रम पूछ रहा है ना कि पेशवाओं का क्रम पूछ रहा है। तो अमझेरा का युद्ध, छत्रसाल के साथ संधि, भोपाल युद्ध और बेसिन के दुर्ग पर कब्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला तथ्य बनेगा ये आपके सामने। तथ्य क्या है दोस्तों? अगला तथ्य है आपका सन 1800 तक मराठा साम्राज्य पर 5 बड़े प्रमुख का परिसंघ बन चुका। ये 5 बड़े प्रमुख कौन थे? पुणे में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर में भोसले। और कभी कभी इन पांचों से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आइए देखते हैं अगला तथ्य क्या बनेगा। ये रहा आपका अगला तथ्य। अगला तथ्य क्या है दोस्तों? गंगा भट्ट, जीजाबाई, हेनरी ऑक्सेनडेन तथा प्रतापराव गुर्जर में से जो शिवाजी के राज्यारोहण, क्या है? जो शिवाजी के राज्यारोहण राज्याभिषेक के समय उपस्थित नहीं था, प्रतापराव गुर्जर नहीं था। देखिए दोस्तों, ये जो तथ्य है ये मराठा राज्य एवं संघ से प्रश्न है। 2-3 तथ्य उसके भी हैं। जो अगली टॉपिक होगी दोस्तों, हमारा यही टॉपिक ही होगा, मराठा राज्य संघ। दक्कन के जिस सुल्तान ने शिवाजी को जीवित या मृत बंदी बनाकर लाने के लिए अफजल खां को भेजा था, तो वो बीजापुर का था। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। बहुत ही तथ्य महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। सालभाई की संधि जिस युद्ध की समाप्ति पर हुई थी, तो ये बहुत ही चर्चित प्रश्न होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुआ था। और ये कब हुआ था आप लोग बताएंगे ये युद्ध? शिवाजी ने जावली का जो किला था प्राप्त किया था कब? चंद्रराव मोर से। मराठा प्रशासन में सेना करते का पद साहू जी ने सृजित किया था। मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था दोस्तों शिवनेर के दुर्ग में। और शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, कहाँ पे? रायगढ़ किले में। और देखिए दोस्तों, यहाँ से 1-2 तथ्य और है, कंप्लीट होता है ये तथ्य। शिवाजी का हो गया। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई, देवगिरी के यादव के वंशज लखूजी जादवराव की पुत्री थी। और शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ के किले में ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, हमने थोड़े से डिस्कस कर लिया है अगले टॉपिक का, जो मराठा राज्य है। आइए दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए इन दोनों टॉपिकों को। जो अगला टॉपिक होगा क्या होगा वो वीडियो क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर यानी सेकंड लेक्चर में आप लोग थोड़ी सी टॉपिक पढ़कर क्लास में आएँ। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं। पहला ही प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया? हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। तो भैया बताइए किसने किया है? ऐसे प्रश्न कभी पूछ ही लिए जाते हैं कथन वाले, जो मैं पहले डिस्कस कर दिया हूँ। तो वास्को डिगामा था। क्या था? वास्को डिगामा। और ये देखिए इसका व्याख्या भी देखते चलेंगे। वास्को डिगामा 20 मई 1498 कालीकट यानी भारत आया। वहाँ के तत्कालीन शासक जो जेमोरिन था उसका स्वागत किया था। उसने कहा कि हम ईसाइयों व मसाले लेने भारत आए हैं, मतलब हम ईसाई भारत लेने मसाला लेने आए हैं। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता की स्थापना की? जो मैं पूछ रहा था यह प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मतलब जाप चारनाक ने की थी। तो चंडीगढ़ की स्थापना किसने की है? आप लोग बताइए कमेंट में, फटाक से बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका व्याख्या हो गया। कासिम बाजार की फैक्ट्री प्रमुख जाप चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार के लिए हुगली के स्थान पर सूतानती अथवा सुतनौती जिसे कलकत्ता स्थल को चुना, और इस तरह उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना कर दी थी। किसने? जाप चारनाक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है आपका। 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक के फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मछलीपट्टनम में स्थापित हो गया? तो डच हो गए थे। इसका भी आप लोग क्वेश्चन पूरा मैटर देख सकते हैं। और ये अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से PDF लेकर पढ़ लिया करिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से अवश्य बनेंगे। और इन्हीं प्रश्नों से, इनको अच्छे से पढ़ने के बाद आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लिया करिए जो प्रश्न पूछे गए होते हैं, ताकि एग्जाम में अगली बार जब प्रश्न पूछे जाएंगे ना इन चारों तथ्यों को,
डिस्कस कर लेंगे आप ना, तो वहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना जो होगी, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, एनालिसिस इसी तरह किया जाता है, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़कर, ताकि जब अगली बार उस क्वेश्चन से कोई प्रश्न बने तो गलत ना हो। ये मैं अपने एनालिसिस के बेस पे बता रहा हूँ चीज़ें, तो अच्छे से आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट करूँगा। भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों में सुमेलित कीजिए। आइए कर लेते हैं। कालीकट, कन्नानौर, धाबोल या पोन्नानी। तो राइट आंसर होगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मतलब 3 4 1 2। तो आइए देख लेते हैं, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ सके। ये देखिए दोस्तों, कालीकट 1500 में, कन्नानौर 1502 ईस्वी में, धाबोल 1522 ईस्वी में, पोन्नानी 1526 में। क्या यह प्रश्न अगर आता है एग्जाम में आप लोग कर सकते हैं? देखिए ये प्रश्न डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं, क्योंकि कालीकट आप बता सकते हैं और ये तीन नाम नहीं दिमाग में आएंगे, तो कालीकट को तो बता ही लेंगे, कालीकट 1500 में। तो ऐसे प्रश्नों से बचा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाए थे? तो पुर्तगाली, जैसा कि मैं पहले बताया हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसका आप यहाँ पे व्याख्या भी देख लेते हैं, सभी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए व्याख्या को, क्योंकि सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर अंडरलाइन किया हूँ पहले से, ताकि आप लोग को उतना ही पढ़ना पड़े जितना कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना अधिक मुनाफा कमाने के लिए सब लोग होड़ में ये कंपनियां आई थी भारत। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? छठवां क्वेश्चन बनेगा, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। और मैं तथ्य के रूप में अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं। ये देखिए इसका तथ्य क्या है, व्याख्या। फ्रांसिस मार्टिन और बेलांग द लेस्पीने ने 1673 में, कब? 1673 ईस्वी में वेलिंगकोडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेखर खां लोधी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह से किलाबंद था और फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 ईस्वी में इस बस्ती का प्रमुख हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसे भी देखते हैं। फ्रांस के सम्राट लुई सोलहवां या चौदहवां के समय 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई। किसके समय में? लुई सम्राट 14वां के समय। भारत में फ्रांसीसियों की पहली बैठक या पहली कोठी या फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित हुई थी, सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। कर्नाटक की युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ये सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग अच्छे से तैयार करते चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रनगर एक क्या था? तो चंद्रनगर एक फ्रेंच कॉलोनी थी, इस पर हमने डिस्कस किया है। यहाँ से आप लोग तथ्य देखिए, इसे भी अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए, कैसे कौन सा क्या चीज़ें कैसे हैं। फ्रांस पर दोबारा अधिकार हुआ था किसका? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी कब? तो सूरत में की गई थी। और किसके शासनकाल में? यहाँ से आइए देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी बात कह रही है, अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, जो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में, अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में 1611 में। दोनों तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति न मिली, उसे सफल नहीं हो सका। लेकिन 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद, आइए आगे देखते हैं इसका तथ्य क्या बनेगा आगे। उसके बावजूद दोस्तों 1611 के बाद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। ये जो तथ्य थे अति महत्वपूर्ण थे। कौन सा कैप्टन फरमान जारी कराने के लिए जहांगीर से मिला था, इसको आप लोग सन सहित याद करके रखिएगा, कूट मिलाने के लिए प्रश्न बने ही जाते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को 1661 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दे दिया गया था? बम्बई को। चलिए इसका भी पूरा मैटर आप लोग यहाँ देख लीजिए, कैसे क्या चीज़ें मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया है तथ्य के रूप में। चलिए आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1665 ईस्वी में
निम्नलिखित में से किसने बंबई को अपने अधिकार में ले लिया? पता ही आप लोग, गैरार्ड ओंगियार ने के लिए लिया था। कब? 1665 ईस्वी में। यहाँ से आप लोग सभी देख सकते हैं। और बंबई का संस्थापक भी इसी को माना जाता है। चंडीगढ़ का किसने किया है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। तो आइए अगला देखते हैं। पुर्तगाल के राजा मई 1487 ईस्वी में भारत की ओर से किसे भेजा था? तो जेपी दी केविल लामहाओ को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्याख्या देख सकते हैं किस प्रकार क्या चीज़ें हैं। इसका पीडीएफ लेकर अच्छे से आप लोग क्लास रिवीजन कर लीजिएगा ताकि अच्छे से प्रश्न समझ में आ सके। चलिए अगली टॉपिक आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब से कौन से प्रश्न बनते हैं, हम लोग तथ्य देख चुके हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बनता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? पता ही है, वाटसन को भेजा गया था। यहाँ से देखिए इसका पूरा व्याख्या। जून 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम का घेर लिया गया। तब 5 दिन पश्चात आत्मसमर्पण कर दिया गया। गवर्नर जो राजा ड्रेक था, अन्य प्रमुख नागरिक पृष्ठ द्वारा भाग निकले वहाँ से। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आज की इस टॉपिक का। सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था दोस्तों? उस समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? तो शिवाजी। कौन था दोस्तों? सॉरी यहाँ पे शिवाजी नहीं, यहाँ पे दूसरा हो गया। कौन था दोस्तों वहाँ पे? तो वहाँ पे था दोस्तों आपका ड्रेक था, ड्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से दोस्तों अपना पीडीएफ लेके अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। मैं ऑलरेडी अंडरलाइन किया हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मिर्जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाहें डाली वह उड़ीसा का क्या था? कृष्णराज था। चलिए ये भी आप लोग अच्छे से समझते चलेंगे। पूरा मैटर आप लोग पीडीएफ लेकर अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हम लोग केवल क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो उसे समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है? प्लासी का युद्ध 1757 में, बक्सर का 1764 सही है। क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल 1765 में था और इलाहाबाद की संधि 1762, यही गलत है, 1765 में है। इलाहाबाद की संधि 1765 में बहुत पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पूरा मैटर आप लोग देखिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए और शॉर्ट नोट्स में अलग से मेंशन कर लेंगे। चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले से अंडरलाइन किया हूँ। देखिए ब्लैक होल की घटना कब की गई थी? 1756 में सही है। प्लासी का युद्ध 1757 में सही है और डेट याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है डेट। बक्सर का युद्ध 1764 में सही है। देवगांव की संधि कब की गई थी? 1858 में नहीं है दोस्तों, देवगांव की संधि 1803 में है। कब है? 1803 में, 1803 में। आइए देख लेते हैं। यहाँ से देखिए सही है ना, ब्लैक होल देख सकते हैं। प्लासी सही है, ये भी सही है। ये आपका है 17 दिसंबर 1803 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका छठवां क्वेश्चन है आपका, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह नियुक्त किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित प्रश्न होगा। तो ये इसका राइट आंसर है मुर्शिद कुली खां। और यहाँ से प्रश्न मुर्शिद कुली खां से पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग इसे मिस बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला तथ्य देखते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ से दोस्तों पूरा आप लोग व्याख्या देख लीजिए, क्या चीज़ें कैसे मेंशन की गई हैं। चलिए क्लासेस थोड़ी बड़ी हो गई हैं बट लेकिन चीज़ें आपको अच्छे से सारी चीज़ें तैयार हो गई होंगी और सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने कलेक्ट कर लिया है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से तैयार करिए। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जीएससीएलटी अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है आज का। मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? ओरम ने कहा था। ओर्म या ओरम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ से देख सकते हैं पूरा मैटर इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी? बहुत ही चर्चित कथन होगा ये है दोस्तों अलवर्दी खां। अलवर्दी खां का एक कथन और है, उसे आप लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। मराठा राज्य संघ में जब हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे वहाँ से देखेंगे। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका भी पूरा देख सकते हैं। अलवर्दी खां 1740 में बंगाल की गद्दी पर बैठा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, काल कोठरी त्रासदी किससे बंदी बनाए जाने से संबंधित है? तो अंग्रेज, जैसा मैं पहले बताया हूँ। जो कितने लोगों को बनाया गया था यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अच्छे समझेंगे। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में कलकत्ता में घटी थी और बंगाल को उस समय नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था, जो 1756-57 में इसका कालक्रम था। यह अलवर्दी खां का दौहित पुत्र का पुत्र था। दौहित मतलब पुत्री का पुत्र था। हालवेल के अनुसार नवाब ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उस भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल में मुस्तखैरीन में लिखा है कि ब्लैक होल की घटना का कोई जिक्र नहीं मिला है वहाँ पे। अलीनगर की जो संधि हुई है 1757 में हुई है, पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी अलीनगर की संधि। कब? 1757 में 9 फरवरी को।
अलीनगर सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता को अलीनगर सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता को दिया गया एक नया नाम है क्या? अलीनगर पहले कलकत्ता को कहा जाता था, अब नया नाम कलकत्ता हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न होगा। 10वां नहीं सॉरी भाई 12 प्रश्न है दोस्तों। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना में मधुमक्खियों से की है? लो भैया आ गया, जो जैसा मैं कह रहा था यही प्रश्न कह रहा था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है दोस्तों? अभी हम लोग देखेंगे। राइट आंसर इसका अलवर्दी खां, और ये 2-3 कथन इसका चर्चित है और जो एग्जामों में पूछा गया है बराबर दोस्तों। तो राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से पूरा मैटर। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अलीनगर की संधि के अनुसार नवाब अंग्रेजों को वह अधिकार पुनः प्रदान किया जो उन्हें सम्राट फर्रुखसियर फरमान द्वारा मिला था। और अलवर्दी खां ने ये जो तुलना की है, अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है। यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये शहद, इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, यदि इन्हें छेड़ दिया जाए तो ये काट कर मार डालेंगी। मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में, जो मुर्शिद कुली खां है इन्होंने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा की प्रारंभ की थी। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, यहाँ से अच्छे से पढ़ेगा चीज़ों को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उपदीवान नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खां को हमने देखा है। यहाँ से इसे भी देख सकते हैं पूरा मैटर इसका, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न क्या है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या बनेगा इसमें? द्वैध शासन का जनक लियोन कार्टिस को कहा जाता है। द्वैध शासन की विशेषता थी उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। यह कथन बहुत चर्चित है, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। किसी द्वैध शासन की विशेषता क्या होती है? उत्तरदायित्व रहित अधिकार होता है, अधिकार रहित उत्तरदायित्व, यही द्वैध शासन की विशेषता है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज की इस सेशन का, यानी इस फर्स्ट लेक्चर का मॉडर्न इतिहास का। राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के साथ कौन से सर्जन गए जो सम्राट अशोक फर्रुखसियर को उनकी कष्टदायी रोग से मुक्त कराने के लिए प्रयासरत था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और उसको फोड़ा हुआ था ना फर्रुखसियर को, उसी को सही करने के लिए सब भेजे गए थे। इसका राइट आंसर बनेगा हैमिल्टन को भेजा गया था, जो फर्रुखसियर को फोड़ा हुआ था, उसको प्राणघात, यहाँ पे देख सकते हैं फर्रुखसियर को एक प्राणघातक फोड़े से निजात दिलाई थी। तो इसकी वजह से ये खुश हो गया था, फरमान जारी कर दिया गया था। और सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो अगला लेक्चर होगा दोस्तों, वो जो सेकंड लेक्चर हम लोग मॉडर्न इतिहास का कंप्लीट करने वाले हैं, मराठा राज्य का संघ, बहुत ही चर्चित प्रश्न होगा। यहाँ से भी प्रश्न देखिए आते रहते हैं। और दूसरी जो टॉपिक होगी दोस्तों, पंजाब, अवध एवं मैसूर, ये 2 टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। जाने से पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए चीज़ों के साथ, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।